हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। आप सभी का एक सीरीज में मैं स्वागत करती हूँ, जिसमें स्टूडेंट हम कर रहे हैं पीजीटी के जितने भी बीएड पोर्शन है। यस, यहाँ पर अभी पीजीटी के पेपर्स हुए हैं और उसमें पेपर सेकंड में जो 20 मार्क्स के आपके बीएड पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं, मींस सीडीपी पैडागोजी से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको सबको हम सॉल्व कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम रह गया है वो भी यहाँ पर देखेंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। प्लस जो आगे कभी भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट जो भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें पैडागोजी, साइकोलॉजी या फिर जो टीजीटी आने वाला उसमें भी हेल्प करेगा स्टूडेंट, क्योंकि कंसेप्ट यही है और यही सब चीज़ आपको काम आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मैंने बहुत सारे लेक्चर को अभी जो है आपको दे दिया है। होप आप सभी उसको देख रहे होंगे। आज जो मैं कराऊंगी इस लेक्चर में, ओके, वो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 का 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, समझ आया? और इससे पहले भी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। राइट स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ थीम बेस्ड करिकुलम। ओके, तो सिलेबस होता है और करिकुलम होता है। जो थीम बेस, ओके, जो कि थीम के बेस हो, मान लो कि प्लांट हो गया, वो थीम है, अब इस पे काम करना, उससे क्या होगा, करिकुलम का पार्ट है। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलम हम सुनते हैं तो उसी का पार्ट है, उससे क्या होगा। ऑप्शंस है, ई लर्निंग इज अ form of teaching. E-learning have a dialogue perspective, emphasize the importance of finding pattern relationship between concept, change in the way a person learn to, okay, learns to learn, okay, engaging with complex problem. अब क्या आंसर हो सकता है। ई लर्निंग, यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन लर्निंग की बात नहीं की है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे स्टूडेंट। ओके, पर्सन लर्न टू लर्न, ओके, ऐसा भी कुछ नहीं है। एंगेजिंग, ये वर्ड कॉम्प्लेक्स आया यहीं पर, ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो थीम बेस क्या होगा, जहाँ पर फाइंड किया जाएगा पैटर्न और रिलेशनशिप, जो कंसेप्ट सिखाया जाएगा वो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। दो कंसेप्ट जब रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ना, तो हमारे जो आंसर होता है, जो लर्निंग होती हैं, वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो आंसर आपका बी होगा। थीम बेस क्या होता है, थीम बेस ज़्यादा आप नॉर्मली कहाँ देखेंगे, प्राइमरी, ओके, प्राइमरी स्कूल होता है जहाँ से बूस्ट किया जाता है लर्नर को। ओके, लर्निंग यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज होगी। आप थ्योरी पढ़ा रहे हो तो समझ नहीं आएगी, लेकिन उसी को आप प्रैक्टिकली करके सिखाओगे तो बच्चों को समझ आ जाता है। इससे क्या होता है, इंटीग्रेटेड, ओके, एक दूसरे को करके, मतलब कि मान लो कि एक चीज़ है तो दूसरे से रिलेट करके, दूसरा है तो दूसरे से रिलेट करके, इससे बच्चे की और जल्दी समझ आता है। ओके, एग्जाम्पल देके रियल वर्ल्ड की कनेक्शन से, कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये ऐसे किया था। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि थीम ले आए प्लांट्स, जिससे वेरियस सब्जेक्ट्स क्या होगा, उससे कनेक्टेड होगा। तो रिलेशनशिप हो गया, रियल लाइफ और इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी थीम बेस्ड करिकुलम। ओके, तो ये हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विच फिलॉसफी डेवलप द मॉनिटोरियल सिस्टम इन क्लासरूम। आपको पहले तो पता होना चाहिए मॉनिटोरियल सिस्टम क्या होता है। मीन्स कुछ लोगों को पढ़ाओ और वो आगे पढ़ाएंगे। लाइक इनका ये बेसिकली कहाँ पर ये फॉलो किया जाता था, वैदिक, वेदांत, इस्लाम और बुद्धिज़्म। तो आंसर है इस्लाम। इस्लाम में जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता था उसको स्टूडेंट, वो है मकदम मदरसा। ओके, मकदम मदरसा जो है, ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो वो सिस्टम होता है, मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। जब टीचर एब्सेंट होंगी तो टीचर के एब्सेंस में जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया है वो फर्दर पढ़ाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनिटोरियल सिस्टम। ओके, यहाँ पर देखिए, ओके, जब नॉलेज दिया जाएगा स्टूडेंट को और इन
एब्सेंस, जब टीचर एब्सेंस होंगे तो उस दौरान जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाएंगे। ओके, जिससे कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होगी और मेंटेन किया जाएगा डिसिप्लिन। ओके, ये है। यहाँ पर जो है एजुकेशन दिया जाता है वो मौलाज के द्वारा और मालवीज, ओके, मालवीज होते हैं उनके द्वारा एज अ टीचर, उन्हीं वही पढ़ाते हैं। ओके, मॉस्क्यू में पढ़ाया जाता है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो मकदम मदरसा है सिस्टम। ओके, तो ये हो गया। तो इस्लाम ये सिस्टम को फॉलो करते थे जिसका नाम क्या था, मॉनिटोरियल सिस्टम। ओके, मॉनिटोरियल सिस्टम, समझ आया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऐसे ही आपको बुद्धिज्म का पता होना चाहिए, जैनिज्म का क्वेश्चंस आते हैं और आया भी है, इस पेपर में भी आया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूट, बिकॉज स्कूल सोशल इंस्टीट्यूट क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर है। सोशल इंस्टीट्यूट यही है क्योंकि ये आपको वैल्यू, आपके कल्चर, आपके हेरिटेज को बताता है। ऐसा है। अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है, दे प्रिजर्व इंस्टेस्ट इन फ्यूचर जनरेट वैल्यू ऑफ आवर कल्चर। बी ऑप्शन है, दे सजेस्ट द वे एंड मीन्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस है बट इतना वो नहीं है। दे सजेस्ट द सोल्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम को सजेस्ट, सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताता है कि सोसाइटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। सोसाइटी तो ऑलरेडी जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर सोसाइटी बन ही जाता है। तो स्कूल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली वो किस लिए होता है स्टूडेंट, ताकि जो हमारी हेरिटेज है, हमारी वैल्यूज़ है, हमारी कल्चर है वो बनी रहे। ओके, देखिए जैसे कि हमारी सोशल वैल्यूज़, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये आपको स्कूल बताता है। कनेक्शन, आप सोसाइटी से जुड़े रहो, ओके, कनेक्टेड रहो, ये आपको बताता है। कल्चरल, आपकी कल्चर क्या है, आपका पहनावा क्या है, आप कैसे बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या पहनना चाहिए, ये आपको कल्चर वैल्यू। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ओके, कि आप जुड़े रहो एक दूसरे से, ये भी आपको स्कूल इंस्टीट्यूशन बताता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी भी एग्जाम देंगे, जो स्कूल है वो आपके हेरिटेज, आपके वैल्यू को प्रिजर्व करता है। ओके, और ऐसे भी ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फिलॉसफी बिलीव इन डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। ओके, कौन सी है, तो बुद्धिज्म है, सांख्या है, वेदांता है या जैनिज्म है। यहाँ पर जो होगी सांख्या ने दो चीज़ों को डिवाइड किया है, एक प्रकृति जो कि मटेरियल वर्ल्ड है, ओके, और पुरुषा जो कि सोल और कॉन्सिस है, ओके, कॉन्सियसनेस है, तो वो पुरुषा है। और ये दोनों को मिला के क्या बना है, संख्या बना है। तो ये फिलॉसफी है जो कि क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी सिस्टम है। ओके, तो ये जो हमारी जो दुनिया है वो ये दो चीज़ों से बनी है, यही ये बोलते हैं। राइट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, कौन सा पर्पस नहीं है एजुकेशनल फिलॉसफी का। ऑप्शंस देख लेते हैं। टू क्लैरिफाई द वैल्यू एंड एम इन टीचिंग, ओके, द प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग, टू इंक्रीज द स्टूडेंट ऑफ लव एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, टू क्रिटिकली एग्जामिन द एजम्पशन बिहाइंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। अब नॉट पूछा है, पहले तो आपको नॉट पता होना चाहिए। और यहाँ पर वर्ड देखिए जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, वो क्या है। अब देखिए, वैल्यूज़ और एम ऑफ टीचिंग तो है एजुकेशनल फिलॉसफी, बिल्कुल है। प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग, ऑब्वियस है, जब टाइम है तभी टीचर को आना चाहिए ना, डिसिप्लिन होना चाहिए। जब टीचर ही डिसिप्लिन नहीं होंगे तो स्टूडेंट कैसे डिसिप्लिन होंगे, राइट, ये होता है। और फिर इंक्रीज द टीचर लव एंड कंट्रोल, ये भी होगा। यहाँ पर क्या है, क्रिटिकली एग्जामिंग, ओके, टू इंक्रीज द टीचर लव एंड कंट्रोल, ओके, कंट्रोल ये वर्ड आ गया तो आपका आंसर यही गलत हो जाता है। कंट्रोल वर्ड, लव तो फिर भी ठीक था, ओके, कंट्रोल वर्ड आके ये स्टेटमेंट को गलत कर देता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब
टीचर को क्या एजुकेशनल फिलॉसफी क्या क्या बातें करते हैं, पर्पस और डायरेक्शन। आपका पर्पस क्या होना चाहिए, मतलब आप एजुकेशन कर रही हैं तो पर्पस क्या है, लर्न करना। डायरेक्शन, किस वे से जाना, इसीलिए तो सिलेबस डिफाइन होता है स्टूडेंट। फिर है गाइडिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना है, वैल्यूज़ हो गया, आपके कल्चर हो गया, हेरिटेज हो गया, ये सारी चीज़ें। इन्फ्लुएंसिंग द करिकुलम एंड टीचिंग, मतलब कि जब हम पढ़ाते हैं तो टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, कैसे कैसा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग अपनी करिकुलम और टीचिंग द वे या फिर मेथड कैसा होना चाहिए। छोटा बच्चा है उसके लिए कैसा मेथड होना चाहिए, ये सब। इम्प्रूविंग द टीचर नॉलेज एंड प्रैक्टिस, हाँ इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर टीचर ट्रेनिंग किया जाता है। एक वर्ड हमने पढ़ा था, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो इन सर्विस टीचिंग, मतलब जो ऑलरेडी टीच कर रही हैं टीचर, उनको और भी उनकी जो स्किल एनहांस करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए टीचर एजुकेशंस लाती हैं। ओके, और ऐसा क्वेश्चन भी आया, अभी देखेंगे कि कौन सी इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो कि टीचर स्किल को डेवलप करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। इंटीग्रल एजुकेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ, इंटीग्रल किनके द्वारा दिया गया है, ओके एनी बेसेंट, ओके कृष्णा मूर्ति, एम.ए. कलाम, आजाद और अरविंदो। तो आंसर क्या हो जाता है, अरविंदो के द्वारा दिया गया है। इंटीग्रल एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रल एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक बच्चे की होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इंटीग्रल, जो कि अरविंदो, ओके सर अरविंदो जी के द्वारा बोला गया। ये बोलते थे फिजिकली, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, किसी एक डोमेन में एक बच्चा डेवलप नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक डोमेन में बच्चा की जब डेवलपमेंट होगी तो हम उसको होलिस्टिक, हम उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल होना चाहिए। ओके, और जो पढ़ रहा है ना वो प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई होना चाहिए, ये इनका कहना था। तो ये आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। इन्होंने 3 की बात करी है, इसमें से कौन सा 3 नहीं है। ओके, देख लेते हैं ऑप्शंस। पहला है समक्य ज्ञान, फिर है समक्य संकल्प, समक्य दर्शन और समक्य चरित्र। इसमें से कौन सा नहीं है, तो है कौन, ये देख लेते हैं। तो जैनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर 3 जो राइट दिखा जाता है, राइट मतलब समक्य दर्शन है, ज्ञान भी है और चरित्र भी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संकल्प, ये नहीं है। जैनिज्म में कैसे होना चाहिए, ओके और ये कौन किसके द्वारा दिया गया है, त्रिथंकास, ओके त्रिथंकास के द्वारा ये दिया गया है। तो बुद्धिज्म में कैसा था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैनिज्म में कैसी थी और इस्लामिक में भी आपने देख लिया। तो आपको हर एक एजुकेशन सिस्टम पता होना चाहिए। उसके बाद बिफोर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर थे उस दौरान क्या था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कौन सी कमीशन आई, ये सब से क्वेश्चन आया है स्टूडेंट। हर एक एग्जाम आप देखोगे उससे आया है। ये आईसीटी से क्वेश्चन आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। राम इज अ प्लेस ऑफ, ओके राम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको कैसे याद करना है, ये राम मतलब राम भरोसे है, ऐसे याद रखना है। अब ये क्या है, हार्ड डिस्क, एक्सटेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड और यूएसबी। तो ये मदरबोर्ड है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है। अब रैम देख लेते हैं और राम देख लेते हैं और मदरबोर्ड देख लेते हैं। ओके, एक रोम भी होता है। तो रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी होता है। 2 प्रकार के होते हैं ना, एक सेकेंडरी और प्राइमरी। तो जो रैम और रोम है ना स्टूडेंट, वो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज होता है, प्राइमरी मेमोरी होती हैं। बट आप जब तक चला रहे हो कंप्यूटर, ठीक है चल रहा है, जैसे ही लाइट ऑफ होता है ये सब अपना डाटा छोड़ देता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, राम भरोसे, ऐसे याद करोगे। तो ये क्या है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, कुछ समय के लिए करता है। ओके, राम भरोसे है। ये मोर पावर कंज्यूम करता है और ये फिजिकली इंस्टॉल होता है ऑन द मदरबोर्ड। ओके, आप फिजिकली इसको स्टोर कर सकते हो मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? कनेक्टेड होते हैं। ओके, जैसे कि सीपीयू, रैम एंड ऑल अदर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, हार्डवेयर एक्स्ट्रा आप चीज़ें डालते हो कंप्यूटर में तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? रैम इज़ अ मदरबोर्ड। ओके, तो रैम जो है वो पार्ट है। और ये देखिए मदरबोर्ड का आपको पूरा मतलब कि ऐसा आपने देखा होगा, है ना? और इसमें हर एक चीज़ होती है। ओके, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोला गया है। राइट, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इन इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं और ये बहुत सारे फंक्शंस को करता है। ओके, कंप्यूटर ये है तो फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेट करता है, पावर करता है, हर एक चीज़ को इसको मदरबोर्ड बोला गया है। तो रैम इज़ अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। ओके, रैम और रोम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, अब बहुत सारे स्टेटमेंट है और ऐसे ही स्टेटमेंट पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। एनके स्टैंड फॉर नेशनल नॉलेज नेटवर्क। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसी से स्वयं प्रभा और स्वयं आया है। ओके, मूक हो गया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ कंप्यूटर ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। ओके, क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू, इसमें आईसीटी का क्वेश्चन पूछ दिया है। मेजर इन गीगाबाइट। ओके, परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर। एक एक करके देख लेते हैं। तो एनके का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? न्यू नॉलेज नेटवर्क, ना कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ओके, न्यू नॉलेज नेटवर्क है। मूक ऑफलाइन नहीं है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये ऑनलाइन है। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था, बिल्कुल सही है। जो सीपीयू है वो गीगाबाइट में मेज़र नहीं किया जाता है, ये हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में क्या मेज़र किया जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा। ओके, आईसीटी से। परम शिवाय इज़ अ सुपर कंप्यूटर। ओके, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपका स्टेटमेंट सी और ई करेक्ट हो जाता है। ओके, क्या पूछा है? करेक्ट। तो हमारा क्या करेक्ट है? ये करेक्ट है, सी एंड ई। ओके, तो आंसर हो जाता है। चलिए ये सबको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, रैशनल चॉइस थ्योरी वाज गिवन बाय। रैशनल द वर्ड, ये इकोनॉमिक्स का है वैसे, कि ये जो आप जिनके नाम है वो क्या हैं? इकोनॉमिक्स के फादर हैं। ओके, तो ये एडम स्मिथ हैं। तो रैशनल चॉइस, तो अगर मैं देखूँ रैशनल चॉइस वो क्या कहना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर वो ये बोलना चाहते हैं कि जो जो व्यक्ति है, जो लोग है, वो रैशनल है, उसके पास दिमाग है, वो अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो ये कौन बोलते हैं? एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। अगर इनकी बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में या फिलॉसफी में इन्होंने बहुत काम किया है। तो इकोनॉमिक्स में इनका बहुत नाम है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ओके, तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं और इन्होंने ही बोला है रैशनल चॉइस, मतलब कि आप एक अच्छे चॉइस कर सकते हो, आपके पास माइंड है, आप सोच सकते हो और एक अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हो, ये एडम स्मिथ के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ये सारे आपको पता होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट। ओके, पुराने से नए की तरफ चलेंगे। तो इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, ये क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे सेकेंडरी। ओके, सब पहले क्या था? एजुकेशन। ओके, पहले एजुकेशन का मिशन। अब एजुकेशन तो है, एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मिशन। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी हमारे कमीशंस आए हैं, जिन्होंने बोला कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, तो बहुत सारी कमेटी आई और अपनी अपनी सजेशन दिया, और इसमें से ही जो हम लोग पढ़ के आए हैं, ओके, जो जैसे ग्रेजुएशन करके आए हैं जो, ओके, तो वो कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन मतलब 10+2+3, और आपको पता है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो यूनिवर्सिटी पहला जो कमीशन आया था, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंट पहला था ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसको राधा कृष्णन कमीशन भी या राधा कृष्णन जी के द्वारा दिया गया है।
ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट करी थी। और कब स्टैब्लिश हुआ था? 48 और 49। फिर इन्होंने रिपोर्ट दिया, इट मीन्स एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए। ओके, इसकी डिटेल में भी हम बात करेंगे, बट ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो कभी सिर्फ नाम याद रखिएगा। ओके, इसको भी लेके आऊँगी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये 1952 और 1953 में आया था। इसको मोल्डियार कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1953 में सबमिट करी, सेकेंड वाला। कोठारी कमीशन, जो हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ के आए हैं 10+2+3 वाला, तो ये इनके द्वारा ही दिया गया था 1964 और 66 में, और ये DS कोठारी जी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने रिपोर्ट अपनी 1966 में सबमिट करी थी। फिर आता है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 और 9 में। ओके, ये सैम पित्रोडा के द्वारा दिया गया है। इन्होंने रिकमेंड किया था डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान कैसे इंक्रीज होना चाहिए, ये है। फिर है जस्टिस वर्मा कमीशन, जो कि 2012 और 13 में JS वर्मा के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, इनके बारे में बात करी थी। ओके, ये है। तो यहाँ पर आंसर आप क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो सबसे, अगर मान लीजिए आपको पता होता ना एजुकेशन कमीशन, ये बहुत पहले है, तो बी, एक ही से आपको पता चल जाता स्टूडेंट, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, ओके, तो यहाँ पर बी होगा स्टूडेंट, ये बी आंसर होगा। ठीक है, ओल्डेस्ट तो आपका एजुकेशन कमीशन है। ओके, तो ये आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्फसाइज मोस्ट किस लिए? सॉल्विंग द हार्ड क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोराइजिंग द कंसेप्ट, रोड मेमोरी तो बोलेंगे ही नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन हमने ये बहुत बार पढ़ लिया है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या हो जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, मतलब रियलिस्टिक बेस्ड लर्निंग होगी। रियलिस्टिक कैसे समझेंगे कि मान लो कि जो एक्चुअल में आप जो पढ़ रहे हो वो एक्चुअल वर्ल्ड में अप्लाई होगा, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो एप्लीकेबल होगी। ऐसे ही नहीं कि हम बस पढ़ रहे हैं और जब पढ़ने के बाद जब हम जॉब ढूंढने जाते तो हमें जॉब नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। फिर आता है सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी जल्दी आप करो। आंसर, द परफेक्ट आंसर इज सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये है। अब चलते हैं न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया। ओके, 2005 में ये क्या बताता है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बताता है। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब कि इंटरएक्चुअल लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताता है। स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन, ओके, स्टूडेंट सेंटर मतलब कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि स्टूडेंट बेस हो। ओवरऑल एम्फसाइज करेगा। ओवरऑल एम्फसाइज मतलब कि होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, राइट। एक स्टूडेंट, एक यहाँ पर ये जो है, हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क ही है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसमें यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका स्टेटमेंट क्या है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क ही है। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? नेशनल नॉलेज कमीशन है, तो ये हो गया, ठीक है, वो चीज़ उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको समझ आ गया तो क्या हो जाएगा आंसर? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज या कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ नॉलेज मतलब रियलिस्टिक बेस्ड नॉलेज होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है। फिर से आ गया ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं देखूँ, अगर जितने भी पेपर सॉल्व किए तो क्रोनोलॉजी इसमें ज़्यादा पूछा गया है। The concept of socially useful productive work was proposed by, किनके द्वारा प्रपोज किया गया था? सोशली यूजफुल, और ये महात्मा गांधी के जो वैल्यूज़ थे उनको सपोर्ट करते थे, वो हैं आपके ईश्वर भाई पटेल कमेटी, ओके, जो कि 1977 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये
कॉइन मतलब स्टैब्लिश किया गया। तो ईश्वर भाई कमेटी जो कि 1977 में आया था, और ये बोलते हैं कि जो भी वर्क करते हैं ना वो सोशली मतलब कि सोसाइटी में एप्लीकेबल होना चाहिए। और ये कॉइन किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया। ओके, मिनिस्ट्री पहले, अभी भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है पहले, उसके बाद पहले भी था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो भी क्या हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये नेम इनका चेंज होता रहा। ये क्या करते हैं? मीनिंगफुल, बेसिकली इन्होंने जो सिस्टम या जो कॉइन किया उसका मोटिव क्या था? मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब रियलिस्टिक बेस लर्निंग होनी चाहिए। ओके, एड्रेस द सोसाइटी नीड, पढ़ाओ वो जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, राइट, ये है। और स्कूल करिकुला नेशनल वाइड, जो भी पढ़ाया जाता है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, ये बोला है। ठीक है, फिर इन्होंने इन्फ्लुएंस, ये क्या थे? इन्फ्लुएंस से महात्मा गांधी के जो भी प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और मॉरल्स थी, राइट, ये। नेक्स्ट देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी। देखिए आ गया फिर से, तो एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट। तो नेशनल कमीशन ऑन टीचर फर्स्ट कब आया? 1983। ओके, NEP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिव्यू कब आई थी? 1990s में। नेशनल एडवाइजरी कमीशन ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन कब आया? 1993। करिकुला फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 1998 में। जो टीचर ट्रेनिंग की बात कर रही थी यही है। ओके, नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये क्या कब आई? 2009 में। और आगे ये क्वेश्चन एक और बार आया है। तो क्या पूछा है? क्रोनोलॉजी में पूछा है। ओके, तो ऑप्शन से अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर ए आंसर AC हो जाएगी। ओके, ये देखिए इसी प्रकार से क्या है? अरेंज है, A होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर B होगा। इसको सारे डेट्स को स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेट्स बहुत ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ऑथेंटिक हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आंसर आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू, ओके लीजिए आ गया, अकॉर्डिंग टू NCFTE 2000, ओके, टीचर एजुकेशन नॉट रिकमेंड द टीचर एजुकेशन। नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है। पहला है टू क्रिटिकल एग्जामिन द स्कूल करिकुलम सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक टू हेल्प द prospective teacher to engage with the field of experience for the construction of knowledge, to teach the learner only through the theories। चलिए इसको पढ़ते हैं। टू क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जाम द स्कूल करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक, मतलब इनको इसीलिए बनाया गया ये टीचर एजुकेशन कि वो क्या करे? करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करे। ये इसीलिए ये हेल्प करेगा कि टीचर एंगेज्ड हो और ये एक्सपीरियंस ले फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। टू टीच द लर्नर ओनली थ्रू द थ्योरीज अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट्स, जो टीचर है वो थ्योरीज की तरह पढ़े और साइको सोशल मतलब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। टू हेल्प द स्टूडेंट इन कॉन्सिक्वेंस एंड फाइनर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ रिलेक्शन, मतलब कि यहाँ पर टीचर को डेवलप किया जाएगा कि अपना सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि अपना आईना देखो, ये है बेसिकली। तो नॉट पूछा है तो सी, ये जो थ्योरी बाय साइको सोशल एट्रीब्यूट्स ये ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अगर बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में आया, ये डेवलप्ड किया गया है 2009 बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, यहाँ पर देखिएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, टीचर एजुकेशन विजन क्या है कि टीचर एजुकेशन जो टीचर हैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, उसकी स्किल एनहांस करे, इसके लिए कोर प्रिंसिपल क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, मतलब जब तक वो पढ़ा रही हैं वो पढ़ती रहें, जितनी डायनेमिक हो सकती हैं वो हो। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यही हो ना, रिफ्लेक्टिव मतलब कि जो का
कमियां हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसको वे उसका अपनी इम्प्रूवमेंट या उसको क्या कब कैसे डिसीजन लेना चाहिए, ये प्रिपरेशन फॉर डाइवर्स एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। डाइवर्स मतलब इंक्लूसिव, हर प्रकार का बच्चा आएगा, तो आपके टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, ये सब बात की गई है। ओके, तो ये हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आंसर क्या होगा, सी क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। टू करिकुलम एग्जामिंग द स्कूल करिकुलम, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एंगेज द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। टीचर ओनली, एक तो वर्ड ओनली आ गया। थ्रू द थ्योरीज और अंडरस्टैंड, ओके, सिर्फ थ्योरीज और क्या करे, अंडरस्टैंड करे साइको सोशल, तो ये आंसर नहीं होगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन तो आपको दिख ही रहा है कि टीचर को सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, क्या कैसे कब उसको बदलना है, क्या चेंज करना है, ये सब बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हर एक पेपर में आ रहा है क्वेश्चन। तो एजुकेशन वाज पुट इन कंकरेंट लिस्ट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 42nd अमेंडमेंट। बात करें एजुकेशन, तो ये पहले किसमें लिस्ट, स्टेट लिस्ट में था, मतलब कि स्टेट इसमें रूल्स रेगुलेशंस या डिसीजंस मेकिंग करती थी। फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ, ओके, अमेंडमेंट मतलब चेंज हुआ, जो कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रख दिया। ओके, एजुकेशन क्या हो गया है, कंकरेंट लिस्ट। ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो 3 लिस्ट होते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर यूनियन मतलब सेंट्रल करती हैं वो, जैसे कि करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट करती हैं इसमें लेजिस्लेट, मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। स्टेट जहाँ पर ट्रेड, पॉलिसी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ऐसे भी एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो ये हो जाएगा जहाँ पर स्टेट देखेंगी, स्टेट रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगी। कंकरेंट लिस्ट, दोनों मिलके काम करेंगी, स्टेट भी और आपके सेंटर भी, दोनों काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट हो जाएगा। जैसे फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशंस, ये सारे क्या हो गया, ये जिसकी प्रॉपर्टीज देना है, तो ये हो गया। तो 42nd इज अ आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग द मेटाकॉग्निशन। पहले तो ये समझिए व्हाट यू मीन बाय मेटाकॉग्निशन। मेटा मतलब वन, कॉग्निशन मतलब कि वन टाइप ऑफ थिंकिंग, मतलब एक समय पर आप एक चीज़ों को पढ़े, वन डायरेक्शन में जाओ, मल्टीपल डायरेक्शन में ना जाओ, तो होता है क्या होता है, मेटाकॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब माइंड, मतलब थिंकिंग। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो metacognition is thinking about one thinking. Metacognition is refer to the process of use, plan, monitor, assess other understanding and performance, others understanding, ध्यान दीजिएगा। metacognition are critical awareness of one thinking and learning. metacognition required to externalize the mental event. mental event क्या होता है, आप जो माइंड मैपिंग करते हो ना, वो होगा। ठीक है, मेंटल इवेंट्स, कहाँ से क्या करना है, किस प्रकार से करना है, सिलेबस कैसे डिज़ाइन करना है, तो ये अदर्स है ना, अदर्स का क्या करना है। तो मेटाकॉग्निशन यूज, प्लान, मॉनिटर एंड एसेस अदर अंडरस्टैंडिंग, नो। ठीक है, तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जहाँ पर वन ऑन्स थिंकिंग लर्निंग प्रोसेस, ओके, अबाउट वंस ऑन थिंकिंग, अपने थिंकिंग प्रोसेस से करते हैं। ओके, इन्वॉल्व थिंकिंग, कॉग्निशन इज अबाउट थिंकिंग। ओके, ये रिफ्लेक्शन करता है वन थिंकिंग एंड लर्नर, हाउ वन थिंक्स एंड लर्न। ठीक है, ऑर्गेनाइज, मॉनिटर और एडप्शन, आप खुद ही देखोगे कैसे क्या कब करना है। ओके, फिर इम्पॉर्टेंस क्या है इसमें, सेल्फ रेगुलेशंस होगा। जब आप खुद सोचोगे, खुद करोगे स्टूडेंट, तो आपका सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आपको पता होगा कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, किस प्रकार से, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चेंजेस करोगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑन्स थिंकिंग। ओके, जब आप खुद के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में सोचते हो, तो क्या हो जाता है, मेटाकॉग्निशन। किसी और ने कुछ बोला और हमने किया, वो मेटाकॉग्निशन नहीं होगा। ओके, ये है ऑन्स थिंकिंग, आप खुद के बारे में खुद सोचते हो, तो मेटाकॉग्निशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अ प्रोसेस बाय विच ascribe to external order the reject impulse of id। ओके, ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन।
ओके, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जो कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट करता है और प्रोजेक्शन करता है। ओके, क्या क्वालिटी, क्या डिज़ायर करता है, ये सारे। तो एक बार देख लेते हैं। इंडिविजुअल जो है एट्रीब्यूट करता है थॉट्स, फीलिंग्स और अदर स्टेट, ये सारी तो क्या हो जाती हैं प्रोजेक्शंस। क्या प्रोजेक्ट करोगे, ओवरऑल क्या चीज़ें हैं और आपने क्या सोचा, दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। तो ये इड जो होता है वो है प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, अरेंज द थ्योरी इन असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे पहला कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया। चलिए देख लेते हैं। इवान पॉवलोव जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था 1849 से 1936। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले इवान पॉवलोव, फिर थ्रोनडाई, ओके, जिनकी थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में बात करी, ट्रायल और एरर के बारे में बात करी है, ओके, लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में तो 1874, क्लार्क एंड हॉल 1884 में, ओके, टॉलमन के द्वारा, ओके, टॉलमन के लेटिंग लर्निंग के बारे में इन्होंने बात करी है, एल्बर्ट बेंडूरा ऑब्जर्वेशनल, ओके, ऑब्जर्वेशनल और सोशल लर्निंग के बारे में बात करी है, ऑब्जर्वेशनल, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले आपके क्या होंगे पावलोव, फिर क्या होंगे बेंडूरा। ओके, तो आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले पावलोव तो बी, ठीक है, तो बी दो में है, तो सबसे लास्ट क्या हो जाएंगे सी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, आज की क्लास के नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज बिल गेट इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बिल गेट्स कौन है, इनकी फोटो देख लीजिए। ओके, ये क्या एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है, ऑप्शंस क्या है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात की गई है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, ओके, लॉजिकल, मैथमेटिकल। ओके, तो इंटेलिजेंस जो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल चीज़ों से होता है, हार्डवर्क गार्डनर के द्वारा दिया गया है ना, मल्टीपल्स। तो वहाँ पर जो कि नेचुरल चीज़ों से करते हैं, लॉजिकल जो कि आप रीजनिंग से करते हैं, लैंग्वेज और इंटरपर्सनल एक दूसरे से बोल के करते हैं। तो आंसर क्या होगा बिल गेट्स, क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया है। क्या इन्वेंट किया है, ओके, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो ये है, तो विल गेट है दैट इज मैथमेटिकल, इन्होंने फाउंडेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट किया है। ओके, तो ये हो जाता है। आज हम जो पर्सनल कंप्यूटर जो चलाते हैं वो इन्हीं के देन है। ओके, तो ये हो जाता है बिल गेट्स इज एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल, मैथमेटिकल। ओके, ये है। ओके स्टूडेंट, तो हमने 20 क्वेश्चंस कर लिया। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ओके, और आपने देखा भी होगा, नोट किया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इस नाम से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके, टीचिंग सिविल स्टाफ। और अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, डायरेक्ट आप जाके सकते हैं। फ्री कंटेंट के लिए है, आपको यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। ओके, फिर स्टूडेंट जाते जाते चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए और ये सीरीज़ हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे कहीं पर हो, टीजीटी, पीजीटी, टेट हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।